In this video, we will discuss about method of variation of parameter. So here we write down to solve linear differential equation of second order by method of variation of parameter. Variation of parameters. So basically we have four methods. This is the fourth method known as the method of variation of parameter. अब हमें ये ध्यान रखना होगा कि पहले जो तीन मेथड हमने डिस्कस किए हैं उन तीनों मेथड का यूज इस मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स में होता है। ओके, बट किस केसेस में होता है, कैसे होता है, वो वर्किंग प्रोसीजर से। सो नाउ व्हेन वी डिस्कस दिस मेथड, सो द वर्किंग प्रोसीजर ऑफ दिस मेथड फॉर सॉल्विंग द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट और मे बी कांस्टेंट कोफिशिएंट। So now let the differential equation of second order be in the form, so general form of this differential equation we write down as d2y over dx square plus p dy by dx plus qy is equal to r. So this is our general equation. Now सेम तरीका हमें वही यूज करना है कि जो कोफिशिएंट है वो d2y over dx स्क्वायर का वो क्या होना चाहिए, 1। तो यहाँ पर हम वही लिखेंगे द कोफिशिएंट, और हर मेथड के लिए वही लिखा है हमने, कोफिशिएंट ऑफ d2y over dx स्क्वायर शुड बी 1। तो वो 1 होना चाहिए। इफ इट इज नॉट 1, अगर ये 1 नहीं है, इफ इट इज नॉट 1, तो वी मेक 1, here we write down it, if it is not 1 we make 1 by dividing। किससे डिवाइड करना है, कोफिशिएंट से। देन वी डिसाइड p q एंड r। सो द कोफिशिएंट उसके बाद ही डिसाइड करेंगे जब हम उसका कोफिशिएंट 1 बना लेंगे। अगर कोफिशिएंट 1 है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नाउ वी मूव टू द फर्स्ट स्टेप आफ्टर डिसाइडिंग p q r। सो फॉर फर्स्ट स्टेप, सो वी टेक, अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है, वी टेक द डिफरेंशियल इक्वेशन इन दिस फॉर्म d2y over dx स्क्वायर प्लस p dy by dx plus qy is equal to 0। तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, r को छोड़ना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे लीव r। तो r को इक्वल टू 0 पुट कर देना है। अगर आपका r है भी तो भी आपको 0 पुट करना है। सो दिस इज अवर फर्स्ट part for solving the differential equation. Now, after putting r equal to 0 means leave r, तो solve, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, solve the differential equation 2। अब इस सेकंड इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए अब हमें सारे मेथड्स, कांस्टेंट कोफिशिएंट भी पता होना चाहिए। तो केसेस डिस्कस करते हैं, अब केस क्या क्या पॉसिबल बन सकते हैं। सो वी डिस्कस विद फर्स्ट केस। फर्स्ट केस क्या हो सकता है, इफ p एंड q बोथ आर कांस्टेंट।
अगर दोनों ही कांस्टेंट आते हैं तो कौन सा मेथड लगेगा? कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला मेथड लग जाएगा। तो उस केसेस में हम क्या करते हैं? वी मेक ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो वहां पर हम बनाते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशंस। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है? ये जो डी अपॉन डी एक्स है उसे हम कैपिटल डी से रिप्लेस करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखते हैं? डी स्क्वायर वाई प्लस पी डी वाई और प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से इसे दिस कैन बी रिटन एज पी डी और प्लस क्यू और इंटू वाई इक्वल टू जीरो। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब इसकी बनानी है हमें क्या? वी मेक ऑक्सिलरी इक्वेशन। फॉर मेकिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन वी रिप्लेस डी बाय एम। सो डी को रिप्लेस करते हैं एम से। तो दिस कैन बी रिटन एज एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो। ओके। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसको डी को रिप्लेस किया एम से और ऑक्सिलरी बनाई। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के बाद हम इसके क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं। अब वही 9 10th के मेथड्स आ जाएंगे फैक्टराइजेशन के लिए। अब फैक्टराइज करेंगे। अब फैक्टर करने के लिए बाद वैल्यू फाइंड करेंगे किसकी? एम की। अब ये तो पता ही है हमें, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कितने फैक्टर होंगे? टू फैक्टर्स होंगे। इफ एनी इक्वेशन हैविंग एनी ऑर्डर तो दैट मीन हैविंग रूट्स नंबर ऑफ ऑर्डर। तो मीन्स अगर सेकंड ऑर्डर है तो दो रूट होंगे, थर्ड ऑर्डर है तीन रूट होंगे, फोर ऑर्डर फोर रूट्स होंगे उसके। ओके। तो फाइंड एम। एम फाइंड करना है। अब एम फाइंड करने के लिए आप कोई भी मेथड अगर डायरेक्ट पॉसिबल फैक्टर हो रहे हैं तो डायरेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज वी कैन यूज धराचार्य मेथड फॉर फाइंडिंग द रूट्स। तो फाइंड एम। तो फाइंड एम विच वैल्यू ऑफ एम विच में भी रियल हो सकती है, इमेजिनरी हो सकती हैं और रेशनल फैक्टर्स हो सकते हैं, इरेशनल हो सकते हैं। ये ध्यान रखना है हमें कि अगर हमारे जो फैक्टर्स होते हैं, अगर फैक्टर्स हमारे एक फैक्टर किसी भी इक्वेशन का, सपोज हमारा फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि m इक्वल टू आई आ रहा है, तो उसका सेकंड फैक्टर m इज इक्वल टू माइनस आई भी होगा, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर। सेम अगर हमारे रूट्स जैसे a प्लस रूट बी है, इरेशनल रूट्स आ रहे हैं, तो दूसरा इरेशनल रूट उसका a माइनस रूट भी ही होगा, क्योंकि इरेशनल रूट्स भी ऑलवेज अकर इन पेयर। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये तो क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो उसके बेसिस पे हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो फैक्टर फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अगर m फाइंड आउट हो जाएगा तो m फाइंड आउट करने के लिए देन वी राइट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इन शॉर्ट में हम इसे क्या बोलते हैं? CF। फिर उसके बाद हम उसका CF लिख देना है। अब CF लिखने के बाद, क्योंकि RHS पार्ट तो उसका जीरो है जो आपने लिया है, तो RHS जब जीरो है तो CF ही सॉल्यूशन होगा। तो ये तो रही बात हमारे केस वन की। अब मूव करते हैं हम किस पे? केस टू पे। अब केस सेकंड। अब केस सेकंड के लिए P और Q पर ही डिसाइडर है हमारे। P एंड Q बोथ आर नॉट ए कांस्टेंट। अगर दोनों ही कांस्टेंट नहीं है, दोनों में से चाहे एक नहीं हो या दोनों ही नहीं हो, तो उस केस में फिर क्या होगा कि अगर दोनों में से कोई एक और दोनों ही कांस्टेंट नहीं है, तो देन वी से दैट दे आर फंक्शन ऑफ एक्स। तो वो जब कांस्टेंट नहीं है तो क्या होंगे? फंक्शन ऑफ एक्स होंगे। जब फंक्शन ऑफ एक्स होंगे तो इन केसेस के लिए अब हमें क्या याद रखना होगा? देन वी अप्लाई मेथड वन, मेथड वन, मेथड टू और मेथड थ्री जो भी एप्लीकेबल होगा। ओके, विच इज एप्लीकेबल। अब उस मेथड को हम यूज करेंगे जो प्रीवियस मेथड हमने सॉल्व किए हैं। पहला मेथड वन क्या था? मेथड वन था पार्ट ऑफ CF नोन, जिसका हमें पार्ट ऑफ CF नोन हो। मेथड टू क्या था? मेथड टू था रिड्यूसिबल टू नॉर्मल फॉर्म, रिड्यूसिबल टू नॉर्मल फॉर्म। और थर्ड क्या था? चेंज ऑफ
इंडिपेंडेंट। ये तीनों मेथड यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ट्राई करेंगे किससे सॉल्व हो सकती है प्रॉब्लम। अब बात करते हैं इसके फैक्टर्स की। ओके, अब इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं। केस वन और केस टू हमारे डिस्कस हो गए। अब हम जाते हैं केस वन के सॉल्यूशन की तरफ। तो केस वन है, तो उससे सॉल्यूशन कैसे होगा। नाउ नाउ लेट m gives us टू वैल्यू 1 एंड -1। अगर m की दो वैल्यू आ रही है, मीन्स कैसा फैक्टर है हमारा, m² -1 इज इक्वल टू 0 है, तो +-1 इसके रूट्स आएंगे। तो हमारे दो वैल्यू आ गई, दोनों रियल हैं और डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं। तो जब रियल और डिस्टिंक्ट, इसको क्या बोलते हैं हम, दीज आर द रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। और रियल और डिस्टिंक्ट रूट का जब हम CF लिखते हैं, मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं, तो वो क्या लिखा जाता है, दैट कैन बी रिटन एज C1 e रेज टू द पावर x और प्लस C2 e रेज टू द पावर -x। ओके, तो ये इसका CF होगा। अब जब ये CF होगा, अब इसको हमें आगे प्रोसीड करना है, आगे प्रोसीड करना है। अब ये रूट्स हम तो एक एग्जांपल ले रहे हैं कि एग्जांपल से मेथड को अंडरस्टैंड करना है कि जो मेथड है हमारा किस तरीके से वर्क करेगा। नाउ अब जो फंक्शन ऑफ एक्स है हमारे, फंक्शन ऑफ एक्स, ये है ई रेज टू द पावर एक्स और दूसरा है हमारा ई रेज टू द पावर -x। उनको हमें अज्यूम करना है u और v। ई रेज टू द पावर एक्स वी कंसिडर एज u और ई रेज टू द पावर -x वी कंसिडर एज v। ओके, प्रॉब्लम को आगे सॉल्व करने के लिए, तो इसको एक को हमने फंक्शन ऑफ एक्स, u एंड v आर द फंक्शन ऑफ एक्स। ये ध्यान रखना है आपको, एक को u अज्यूम कर लिया हमने, एक को v अज्यूम कर लिया फॉर सॉल्विंग। अब CF है, अब CF को भी हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, y की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जो अगर हमारा RHS पार्ट 0 है तो CF ही सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन किसके लिए निकाले हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारा, y है। तो CF मीन्स y इज इक्वल टू C1 e रेज टू द पावर x प्लस 2 e रेज टू द पावर -x इज द सॉल्यूशन। नाउ अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो ये तो हमारा क्या था, सारा फर्स्ट स्टेप था। ये था फर्स्ट स्टेप जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया, दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप। और फर्स्ट स्टेप के ही हमारे कितने, दो केसेस हो गए, केस फर्स्ट और केस सेकंड। अब मूव करते हैं उसी मेन पे, सेकंड हमारा जो स्टेप होगा, दिस इज अवर मेजर स्टेप। सेकंड स्टेप, लेट y इज इक्वल टू C1 u प्लस C2v। इसको हमने दिया इक्वेशन नंबर 3, इज द पार्ट ऑफ CF, दैट मीन्स इज द CF ऑफ इक्वेशन 1। अब 1 पे मूव कर रहे हैं। 2 में हमने क्या करा था, R को 0 रखा, 2 की हेल्प से R को 0 रखने के बाद CF निकाला उसका। अब हम बोल के चल रहे हैं कि y इज इक्वल टू C1u प्लस C2v इज द CF ऑफ इक्वेशन 1। अब यहाँ पर क्या है, हमारे C1 C2 क्या है, C1 एंड C2 आर कॉन्स्टेंट, C1 एंड C2 आर कॉन्स्टेंट। क्योंकि हम क्या करते हैं, यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है, C1 C2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो C1 एंड C2 आर कांस्टेंट। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट स्टेप इज नोन एज द स्टेप थर्ड। तो स्टेप थर्ड के लिए क्या करना है, लेट y इज इक्वल टू AU प्लस BV। अब हमें क्या कर देना है यहाँ पे, कि जस्ट सिंपली जो C1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है हमारा, उसको A से रिप्लेस कर देना है और C2 को हमें B से रिप्लेस कर देना है। ओके, और दिस कैन बी गिव्स अस इक्वेशन नंबर 4। इसको बोलना है हमें कि दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन, इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब इक्वेशन नंबर 1, अब यहाँ पर जो हम रिप्रेजेंट करेंगे ए और बी को, वेयर ए बी आर नॉट कांस्टेंट, दोनों जो है वो कांस्टेंट नहीं है, और न ही दे आर नॉट ए फंक्शन ऑफ एक्स, नहीं वो फंक्शन है एक्स के, दे आर नॉट ए फंक्शन ऑफ एक्स, तो एक्स के फंक्शन भी नहीं है, तो दे आर पैरामीटर्स। ए, यहाँ पर फुल स्टॉप। तो ए एंड बी आर
called parameters. So these are called parameters for the given equation. So A and B is the parameters. So A and B are parameters. Now, so we move to the next step. Next step is step 4. अब step 4 पे move करना है. Step 4 के लिए तो we form two equations. अब यहाँ पे हमें दो इक्वेशन बनानी है. पहली इक्वेशन क्या होगी? तो फर्स्ट वी डिफरेंशिएट ए विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी ए अपॉन डी एक्स इंटू यू को सेम रखना है. और सिमिलरली डी बी अपॉन डी एक्स इंटू वी इज इक्वल टू 0. तो दिस इज इक्वेशन नंबर 5. और सिक्स इक्वेशन क्या होगी? डी ए अपॉन डी एक्स और इंटू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आर. दिस इज इक्वेशन नंबर 6. तो 5 और 6. तो अब ध्यान रखना होगा, आपने दोनों में डेरिवेटिव किया. सेकंड इक्वेशन में हमने u और v को भी डिफरेंशिएट किया है विद रेस्पेक्ट टू x, और लिया हमने r को जहां हमने r को छोड़ा था. तो सॉल्विंग, अब नाउ हियर वी राइट डाउन एज सॉल्विंग इक्वेशन 5 and equation 6 for dA upon dx and dB upon dx. अब dA upon dx और dB upon dx के लिए इक्वेशन 5 और 6 को सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के बाद वी इंटीग्रेट. जब वैल्यूज जो आ जाएंगी dA अपॉन dx की और dB अपॉन dx की, तो हमें वहां से क्या ऑब्टेन करना है? a और b. तो इंटीग्रेट dA अपॉन dx dB upon dx for finding the value of a and b. a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे. तो द वैल्यू वी राइट डाउन द वैल्यू ऑफ a एंड b. जब a और b फाइंड आउट हो जाएगा, उसको क्या करना होगा? पुट करना होगा हमें इक्वेशन नंबर 4 में. इक्वेशन नंबर 4 को ही हमने कंप्लीट सॉल्यूशन लिखा है. इक्वेशन 4 इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ 1. तो put in 4, we get the answer. So this is the working procedure. So working procedure for method of variation of parameter. Working procedure method of variation of parameter. Now we take one problem based on that. अब एक प्रॉब्लम ले लेते हैं जिससे कि आप इजीली मेथड को अंडरस्टैंड कर पाएंगे. तो we start the question number 1 based on this method. So question number 1 which is given as given differential equation. और ये ध्यान रखना है केवल सेकंड ऑर्डर ही सॉल्व कर रहे हैं इन चारों मेथड्स की हेल्प से. इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू sec n x. Use the method of variation of parameter. Method of variation of parameters. Now we do the solution of this. So when we take the simple problem, because we started the first question, so we take the simple problem based on this. So now we write down the given differential equation. The given differential equation of differential equation d square y upon dx square plus n square y is equal to sec n x. तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब प्रोसीजर हमारा वही रहेगा कि द कोफिशिएंट ऑफ d2y over dx square should be
1। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो इट इज 1। तो हियर वी राइट डाउन एज इट इज 1। इट इज 1, तो वी डिसाइड पी क्यू एंड आर। तो पी क्यू आर डिसाइड करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होनी चाहिए इसकी जर्नल फॉर्म। तो जर्नल फॉर्म क्या होती है जब कंपेयर कराएंगे उसे? तो डी स्क्वायर वाई ऊपर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स और प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। ये इसकी क्या है, हमारी जर्नल फॉर्म है। अब जर्नल फॉर्म से द कोफिशिएंट ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स दैट इज अवर पी। अब यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स का कोफिशिएंट तो है ही नहीं। जब डी वाई अपॉन डी एक्स का कोफिशिएंट नहीं है दैट मीन्स उसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर एड ऑन करना है तो 0 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पर जो p होगा p विल बी 0। और q कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y क्या है हमारा? n स्क्वायर। और r क्या है हमारा यहाँ पे? sec n x। तो r इज द sec n x। नाउ अब यहाँ पर जब प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं कि हमने दो केसेस डिस्कस करे थे कि p और q पे बेस पे। अब p और q अगर दोनों कांस्टेंट हैं तो केस फर्स्ट अप्लाई करेंगे, और वेरिएबल हैं तो फंक्शन ऑफ x है तो मीन सेकंड केस। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो P एंड Q बोथ आर कांस्टेंट। अब दोनों ही इधर कांस्टेंट हैं। जब दोनों कांस्टेंट हैं तो फिर हमें क्या करना है? फर्स्ट केस अप्लाई करना है, मीन्स कांस्टेंट कोफिशिएंट मेथड से हम इसे सॉल्व कर देंगे। तो वी कैन राइट डाउन दिस है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो हमने क्या बोला था कि हम लीव आर। यहाँ पर भी हम सेम वही करेंगे, लीव कर देंगे आर को। जब आर को लीव करेंगे तो यहाँ पर हम ऑक्सिलरी बनाएंगे पहले। तो पहले हम इसको लिखेंगे डी स्क्वायर वाई और प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, और डी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0, और मेकिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या करते हैं? सिंपली वी रिप्लेस डी बाई एम। तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 0। तो द रूट्स आर इमेजिनरी, क्योंकि प्लस साइन आ रहा है। तो इमेजिनरी रूट होंगे तो प्लस साइन में क्या आ जाएगा? प्लस माइनस आयोटा इंटू एन। तो दीज आर द इमेजिनरी रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। जब इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे तो इमेजिनरी रूट्स का सीएफ कैसे लिखा जाता है? अब सीएफ लिखने के लिए इमेजिनरी में हमारी ये फॉर्म होनी चाहिए कि वो अल्फा प्लस माइनस आयोटा इंटू बीटा है। तो हम लिखते हैं कि ई रेज टू द पावर अल्फा एक्स और कॉस बीटा एक्स और प्लस साइन बीटा एक्स। तो इसे रूट लिखा जाता है, बट अल्फा यहाँ पे क्या है? 0 है। तो इसका जो सीएफ लिखा जाएगा, तो दिस सीएफ कैन बी रिटन एज सीएफ इक्वल टू कांस्टेंट। दो रूट हैं, दो कांस्टेंट यूज करेंगे तो C1, और ये 0 हो गया, अल्फा की पावर मतलब 0 हो गई, अल्फा 0 हो गया, ई रेज टू पावर 0x मीन्स 1। तो ये दिस कैन बी रिटन C1 कॉस एन एक्स। तो यहाँ पे एन है बीटा की जगह पे, तो कॉस एन एक्स और प्लस C2 साइन एन एक्स। तो C1 cos nx प्लस C2 sin nx। अब मूव करेंगे नेक्स्ट मेथड के लिए। नेक्स्ट मेथड के लिए जो फंक्शन ऑफ x है उसको हमने क्या यूज किया था? एक को हमने u माना था और दूसरे को हमने v माना था। और C1 C2 हमारे क्या है? कांस्टेंट है। तो जब C1 C2 कांस्टेंट है तो C1 और C2 को किससे रिप्लेस कर देंगे? हम a से रिप्लेस कर देंगे और b से रिप्लेस कर देंगे, और उसमें लिखेंगे a एंड b both are not constant or not a function of x, they are the parameters। अब डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? दिस y इज इक्वल टू a u। अब u का मतलब cos nx। अब यहाँ पे हम cos nx लिख के चल सकते हैं, प्लस b v sin nx। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पर आप 2 दे सकते हो इसको। ये इक्वेशन 2 हो गई और इसको हम इक्वेशन 3 दे देंगे। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ 1। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 1, और सॉल्यूशन भी कैसा है? कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ 1।
वेयर मेंशन कर देंगे ए एंड बी आर नॉट कांस्टेंट एंड नॉट ए फंक्शन ऑफ एक्स, नॉट ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो ए एंड बी आर पैरामीटर्स, ए एंड बी आर पैरामीटर्स। तो वी फॉर्म ए इक्वेशन। अब दो इक्वेशन हम बनाते हैं, फॉर्म करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन डेरिवेटिव के साथ कि डी ए अपॉन डी एक्स इंटू यू, यू क्या है हमारा कॉस एन एक्स है, प्लस डी बी अपॉन डी एक्स इंटू वी साइन एन एक्स इज इक्वल टू जीरो। और सेकंड इक्वेशन डी ए अपॉन डी एक्स इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, इसका भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस एन साइन एन एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और एन भी है तो माइनस एन आगे आ जाएगा। और प्लस डी बी अपॉन डी एक्स और साइन एन एक्स का डिफरेंशिएशन एन कॉस एन एक्स इज इक्वल टू आर। और आर क्या है हमारा यहाँ पर सेक एन एक्स, तो आर है हमारा सेक एन एक्स। तो ये दो इक्वेशंस हो गई। एक को हमने सपोज कर लिया इक्वेशन नंबर 4 और सेकंड को हमने यूज कर लिया इक्वेशन नंबर 5। अब सॉल्व करना है दोनों को। अब सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन, दो अननोन, अननोन क्या है हमारे डी ए अपॉन डी एक्स और डी बी अपॉन डी एक्स, दोनों को सॉल्व करने के लिए तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए वही मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 4, 4 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको कर देते हैं एन कॉस एन एक्स से। तो एन कॉस एन एक्स से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, एंड 5 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने किससे, साइन एन एक्स से। मल्टीप्लाई 4 बाई दिस एंड 5 बाई साइन एन एक्स एंड सब्ट्रैक्टिंग। और तो नाउ जब हमने 4 में मल्टीप्लाई किया इसका, तो 4 में मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो गया हमारा डी ए अपॉन डी एक्स, एन कॉस एन एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया हमारा, ये हो गया एन कॉस स्क्वायर इंटू एन एक्स। और प्लस डी बी अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पे क्या हो गया ये एन कॉस एन एक्स और साइन एन एक्स इज इक्वल टू जीरो। और 5 को मल्टीप्लाई किया है साइन एन एक्स से, तो ये क्या हो गया डी ए अपॉन डी एक्स इंटू माइनस एन साइन स्क्वायर एन एक्स, और प्लस डी बी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये एन कॉस एन एक्स और इंटू साइन एन एक्स, और इज इक्वल टू क्या हो गया सेक एन एक्स, सेक एन एक्स और इंटू साइन एन एक्स, सेक एन एक्स इंटू साइन एन एक्स। ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाते हैं। अब ये दोनों टर्म सेम हो गए तो डी बी अपॉन डी एक्स वाला को जो कोफिशिएंट है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब जब फर्स्ट टर्म में देखेंगे तो क्या रहेगा हमारा, अब यहाँ पे हमारा जैसे डी ए अपॉन डी एक्स हमने ले लिया कॉमन, और डी ए अपॉन डी एक्स जब कॉमन लेंगे तो एन भी कॉमन आ जाएगा, तो एन भी कॉमन ले लिया। एन कॉमन ले लिया तो फर्स्ट हमारा टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया हमारा कॉस स्क्वायर एन एक्स, और ये माइनस और ये माइनस दोनों हो गए प्लस, और इन टू में क्या हो गया साइन स्क्वायर एन एक्स, तो साइन स्क्वायर एन एक्स हो गया। अब ये तो जीरो हो गया और राइट हैंड साइड। अब cos sec एन एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1/cos एन एक्स लिख सकते हैं, और अपॉन साइन हो गया, तो साइन अपॉन cos ये क्या हो जाएगा टेन एन एक्स, और टेन एन एक्स, और ये माइनस साइन आ रहा है तो माइनस आ जाएगा, तो टेन एन एक्स। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हमें क्या ऑब्टेन होगा कि डी ए अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/n, एन को हम राइट हैंड साइड में ले आए, और इन टू में क्या हो गया 10x। तो ये हो गया 10x। अब इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए पहले तो अब जैसे डी अपॉन डी एक्स हमने ऑब्टेन कर लिया, अब पहले एक बार डी बी अपॉन डी एक्स भी निकाल लेते हैं, फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब डी बी अपॉन डी एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको पुट कर देते हैं हम इक्वेशन नंबर
4 में। जब 4 में पुट करते हैं तो 4 इक्वेशन हमारा क्या है कि डी ए अपॉन डी एक्स की वैल्यू है -1/n। तो यहाँ पे लिख दिया हमने -1/n इंटू 10x, और इंटू है हमारा cos nx, और प्लस सेकंड क्या है हमारा टर्म, db/dx इंटू साइन एन एक्स इज इक्वल टू 0। अब 10 को क्या लिखेंगे, साइन अपॉन कोस, और साइन अपॉन कोस और कोस से कोस कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/n साइन एन एक्स, ये हो जाएगा साइन एन एक्स, और प्लस db/dx, और इन टू में क्या आ जाएगा साइन एन एक्स इज इक्वल टू 0। अब साइन से साइन कट जाएगा, तो यहाँ से जो db/dx की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, 1/n के, क्योंकि माइनस साइन आ रहा है, और इक्वल टू में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा db/dx हो जाएगा। तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर हमारी 4, 5, 6 हो जाएगी, और दिस इज द इक्वेशन नंबर 7। ओके, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 अब हमें सॉल्व करना है ए और बी के लिए। तो इक्वेशन नंबर 6, तो इंटीग्रेट, अब सिंपली इंटीग्रेशन कर देना, इंटीग्रेट 6। अब इंटीग्रेशन करेंगे 6 का, तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू -1/n, तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिख सकते हैं इसे, 10nx, सॉरी ये 10nx होगा, 10nx, 10nx, तो यहाँ भी 10nx, तो ये हो जाएगा 10nx इंटू डी एक्स। तो 10nx इंटू डी एक्स, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा हमारा, +c1। तो दिस कैन बी रिटन ए इज इक्वल टू -1/n, और 10x का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस log cos x या log sec x, तो log cos nx अपॉन n आ जाएगा, तो ये n² हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और +c1। ये वैल्यू आ जाएगी हमारी किसकी, ए की। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 8। ओके, जस्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाया। नाउ फ्रॉम 7, अब 7 से db/dx 1/n है, इंटीग्रेट, अब 7 को भी इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट 7 को करेंगे तो b इज इक्वल टू 1/n इंटू एक्स, डी एक्स का इंटीग्रेशन x हो गया, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 9। तो इक्वेशन 8 और 9 से ए और बी की वैल्यूज आ गई। अब इस ए और बी की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, जो हमने कंप्लीट सॉल्यूशन लिखा है, कंप्लीट सॉल्यूशन हमने लिखा है इक्वेशन नंबर 3 को। सो हियर वी राइट डाउन एज पुटिंग the value of a and b in equation number 3. So when we put in equation number 3, so this gives us y is equal to a 1/n square into log cos nx plus c1 a, और into क्या है सेकेंड टर्म हमारा, cos nx into cos nx plus b 1/n इंटू एक्स प्लस c2 इंटू सेकेंड टर्म क्या हुआ, साइन एन एक्स, तो साइन एन एक्स। तो नाउ इसको जब सिंपलीफाई करके लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम, c1 cos nx प्लस c2 साइन एन एक्स प्लस 1/n स्क्वायर cos nx इंटू लॉग cos nx, और प्लस 1/n x into sin nx. So this is the solution of the given differential equation. आपको समझ आया होगा। So this is known as the method of variation of parameter by using two parameters a and b for solving the problems.